अस्सलामुअलैकुम। आज हम बहुत ही स्पेशल एक सेशन करने लगे हैं। हमारे साथ लाहौर के एक बहुत ही माया नाज गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर अवैस आबिद साहब बैठे हैं, जो सर्विसेज हॉस्पिटल और मिड सिटी लाहौर के अंदर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं और आवाम की काफ़ी खिदमत कर रहे हैं। काफ़ी ज़बरदस्त डॉक्टर मैं उनको कहूँगा वो हैं। आज डिस्कशन करेंगे, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम पाकिस्तान की बन चुकी है हेपेटाइटिस सी। वर्ल्ड ओवर भी बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन इसमें एडवांसमेंट्स आई हैं, कुछ और डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, हेपेटाइटिस सी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है और आवाम के अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में इसकी अब प्रेजेंस बन चुकी है। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि जो लोग देख रहे हैं, हेपेटाइटिस सी का टेस्ट किस किस को कराना चाहिए अमूमन? हेपेटाइटिस सी का टेस्ट जो है ना, हमारी जनरल पॉपुलेशन में स्क्रीनिंग के लिए जो है वो तकरीबन हर साल में एक दफ़ा तकरीबन सबको कराना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि प्रेवेलेंस बहुत ज़्यादा है और 1 in 6 1 in 7 जो है जो पॉपुलेशन है उनमें हेपेटाइटिस सी जो है वो है। ख़ास तौर पे ये जो गुजरांवाला वाली बेल्ट है या लोअर पंजाब वाली साइड है, जहाँ पे वो थोड़ी सी हाइजीनिक मेजर्स जो हैं इतने प्रॉपर नहीं है, वहाँ पे तो ऑलमोस्ट हर पेशेंट को जो है ना 6 months के बाद हेपेटाइटिस जो है वो उसका टेस्ट कराना चाहिए। डेंटल प्रोसीजर्स जिनके हों या जिनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स हुई हों या जिन्होंने रीसेंट सर्जरीज कराई हों, वो ज़्यादा प्रोन है टू डेवलप हेपेटाइटिस सी। या जिनकी फैमिली में लोग हैं, जिस तरह अगर फैमिली में कोई है तो नेल कटर का इस्तेमाल जो है वो कभी कभी हो जाता है, जहाँ पे ब्लड इन कॉन्टैक्ट आ सकता है, तो वहाँ पे उन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। और इन द सेकेंड प्लेस जो है वो हेपेटाइटिस सी का जो टेस्ट है बायोलाइजा, वो एज अ स्क्रीनिंग टूल यूज़ करना चाहिए once a year फॉर एवरी पर्सन इन पाकिस्तान। ठीक है सर, अगर इसका इलाज ना कराएं, लोग आके कहते हैं कि जी इतने साल हेपेटाइटिस सी था, कुछ भी नहीं हुआ, तो फिर आप क्या उनको क्या जवाब देना चाहेंगे कि अगर ना इसको ट्रीट किया जाए तो क्या प्रॉब्लम? हेपेटाइटिस सी एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस की तरह प्रेजेंट नहीं करेगा, साइलेंटली प्रेजेंट करेगा। जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स होते हैं हेपेटाइटिस सी में, काले ईयर कान में, वो फिटीक के होते हैं। फिटीक तो आमतौर पे लोग बेयर कर लेते हैं और उसके लिए कुछ मतलब इतना खास वर्कअप भी नहीं कराया जाता, मल्टीवाइटामिन्स वगैरह ले लेते हैं। मसला तब होता है जब इसकी कॉम्प्लिकेशंस डेवलप करना शुरू करती हैं, इस तरह एसाइटिस है, पेट में पानी पड़ जाना, या एनकैफ है, बेहोशी की हालत तारी हो जाना, या हेमेटेमेसिस और मेलिना है, मुंह के रास्ते खून आ जाना, फिर खून की कमी हो जाना, और पखाने के रास्ते खून जो है वो आना शुरू हो जाना। तो इन कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए हर पेशेंट को हेपेटाइटिस का इलाज ज़रूर कराना चाहिए। और एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस जो है दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस, जिसको हम पीला यरकान कहते हैं, वो उसकी अलामात बहुत जल्दी ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। आंखों का पीला हो जाना, दिल ख़राब होना, उल्टी आना, खाना पीना बंद हो जाना, ये एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस है, जो कि आम तौर पे डेंजरस नहीं होता। तो उन लोगों को जो है वो अगर इलाज ना भी कराएं या 2-3 हफ्ते के अंदर अंदर उसका एक वो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, तो 2-3 हफ्ते के बाद वो खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। लेकिन जो क्रॉनिक वायरल हेपेटाइटिस है, जिसको हम काला यरकान कहते हैं, उनमें अर्ली इलाज जो है वो मुमकिन है। और बजाय इसके कि हम कॉम्प्लिकेशंस का वेट करें, कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होने से पहले पहले इलाज करना चाहिए। उसके बाद फिर वो ट्रीटेबल नहीं रहता, या जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस फिर बाद में कॉम्प्लिकेशंस के साथ रह जाते हैं, वो लिवर ट्रांसप्लांट या वो ऐसी चीज़ें हैं जो कि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन अफोर्ड नहीं करती। और फिर जो अफोर्ड करते भी हैं उनको भी डोनर एक ढूंढना पड़ता है, वो फिर अलग मसला है। सर, आपने बात की कि अर्ली ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहिए। हमें याद है कि पहले एटलीस्ट 2013 से पहले, 14 से पहले जो हेपेटाइटिस सी का ट्रीटमेंट होता था काफ़ी मुश्किल था। लोग जो ट्रीटमेंट कराते थे, इंजेक्शन लगते थे, दवाइयाँ, काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट थे। आजकल जो लोग इसके ट्रीटमेंट के बारे में सोचना चाहते हैं, तो क्या इसका ट्रीटमेंट है आजकल, क्या वो बेहतर हो चुका है पहले से, और वो कैसे चलता है? ये सिंपली लोगों में एक कॉन्सेप्ट है कि जो इंजेक्शन है वो थोड़ी हैवी डोज होती है। तो चूँकि पिछले सालों में 2015 ऑनवर्ड ये ओरल जो डायरेक्ट एंटीवायरल एजेंट्स हैं ये इंट्रोड्यूस हुए हैं। पिछले सालों में इंजेक्शन के साथ इलाज होता था, तो लोगों की नज़र में वो एक सख्त इलाज था, यानी टीके बड़े सख्त होते हैं, गर्म होते हैं, इस तरह की चीज़ थी। इंजेक्शन के साथ ऑब्वियसली कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा थी, लेकिन कॉम्प्लिकेशन से भी ज़्यादा उसके साथ जो फेलियर टू अचीव SVR था, यानी जो उसका रिस्पॉन्स रेट था, वो आहिस्ता आहिस्ता फिर हमारी पॉपुलेशन में बहुत कम होना शुरू हो गया था। मतलब आई रिमेंबर कि आखिर में हम ये बात किया करते थे कि पेग इंटरफेरॉन्स के साथ जो हफ्ते में एक दफ़ा लगाने वाला टीका है, जो SVR है, वो तकरीबन 60% रह गया। जिसका मतलब ये है कि अगर 100 में से 100 लोग वो टीका लगाते हैं, तो 60 लोग ऐसे होंगे जिनका जो कि हेपेटाइटिस सी ट्रीट हो जाएगा, 40 ऐसे होंगे फिर में या तो रिलैप्स आ जाएगा, यानी ज़िंदगी में कभी दोबारा आ जाएगा, या फिर वो ट्रीट ही नहीं होंगे इस तरह से जो है। अब डायरेक्ट एंटीवायरल एजेंट्स, यानी खाने वाली जो ओरल दवाइयाँ हैं, इनके साइड इफ़ेक्ट्स कम हैं एज़ कम्पेयर टू इंटरफेरॉन्स।
रिबाविरिन नहीं देनी पड़ती, जिसकी वजह से एनीमिया वगैरह नहीं होता, फटीग वगैरह नहीं होती। इसके बाद फीवर वगैरह डेवलप नहीं करते हैं। और फिर थायराइड के मसले जो कि पहले इंटरफेरॉन्स के साथ एसोसिएटेड थे, अब वो इन दवाइयों के साथ नहीं है, रेडिली अवेलेबल हैं, सस्ती भी हैं और मतलब ट्रीटमेंट में आसानी है। सर अब कितने % लोग हेपेटाइटिस सी से ठीक हो जाते हैं? जो ट्रिपल रजीम है या जो सोफोस्पोविर का डेक्लाटेस्विर के साथ कॉम्बिनेशन है, इसमें SVR जो है वो 98% के करीब है। इसमें फ़र्क आता है ट्रीटमेंट नाइव लोगों में, जिन्होंने पहले ट्रीटमेंट नहीं लिया उनमें रिस्पॉन्स रेट बहुत अच्छा है। जिन्होंने पहले एक दफ़ा ट्रीटमेंट ले लिया इंटरफेरॉन्स के साथ और जो ट्रीटमेंट फेलियर वाले लोग हैं उनमें रिस्पॉन्स रेट ऑब्वियसली थोड़ा वेरी करेगा, लेकिन 80 से 90% जो हैं लोगों को ट्रीट हो जाता है इसके साथ। ठीक है, और ड्यूरेशन कितनी ट्रीटमेंट की आजकल अमूमन चल रही है? अगेन डिफरेंट है। वो लोग जो डिकॉम्पेंसेट कर चुके हैं, जिनको स्प्लीनोमेगेली या कोर्स लिवर या इस तरह के फीचर्स हैं, उनमें ट्रीटमेंट एक्सटेंड हो सकते हैं 6 महीने तक। और जो लोग नाइव पेशेंट्स हैं और अर्ली ट्रीट करवा रहे हैं, उनमें एक तो रिबाविरिन फ्री रजीम्स हैं और वो 3 महीने का ट्रीटमेंट जो है ना उनके लिए काफ़ी है। कोई कॉस्ट एस्टिमेट, कोई रेंज आप बता दें अमूमन इस मुश्किल बीमारी से, एक टफ बीमारी से कितनी कॉस्ट में बचा जा सकता है? शुरू में जब 2014-15 में लॉन्च हुई थी तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी, अप्रॉक्सीमेटली 54,000-58,000 पर मंथ जो है ये ट्रीटमेंट था। अब रेंज वेरी करती है, 3,000 पर मंथ से लेके तकरीबन 9,000 to 10,000 पर मंथ है। यानी अफोर्डेबल। जो मतलब एक 3 मंथ्स का जो कोर्स है वो तकरीबन 15,000 से लेके 30,000 के दरमियान है। तो लोग इसको आसानी से अफोर्ड कर सकते हैं। और जो बहुत महंगी वाली ट्रीटमेंट है वो 90,000 तक भी जाती है, जो हम एक्लूज़ा की बात करें अगर। लेकिन अगर कोई अफोर्ड नहीं करता तो फिर ये है। और दूसरा, सरकारी अस्पतालों में इनमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो मिलती हैं। अफोर्डेबिलिटी जहाँ पे आती है वो सिर्फ मेडिसिन की नहीं है, वो टेस्ट की भी है। PCR टेस्ट एक महंगा टेस्ट है, अगर आप किसी नॉर्मल सी लैब से भी करवाएं तो 7,000 to 8,000 उसको कॉस्ट करता है। सर लास्ट में पेशेंट्स को एडवाइस या इसको रोकें कैसे, और अगर आ गया है तो फिर क्या करना है? देखिए, मेजर्स तो 2 सतह पे हैं, एक तो हुकूमती सतह पे हैं और एक इंडिविजुअल मेजर्स हैं। हुकूमती सतह पर क्वैकरी को हमें डिस्करेज करना है, हमें स्टेरिलाइजेशन को प्रमोट करना है, हमें सिखाना है। क्वैक्स को सिखाना थोड़ा मुश्किल होगा, डॉक्टर्स को सिखाना ज़रा आसान होता है कि स्टेरिलाइजेशन जो है अपने इंस्ट्रूमेंट्स की बड़ी ज़रूरी है। इसमें एक कैंपेन चलनी चाहिए, ख़ास तौर पे डेंटिस्ट्स की, या वो छोटे हॉस्पिटल्स हैं जो पेरीफ्रीज में हैं, या लाहौर के भी इवन जो रिमोट एरियाज़ हैं वहाँ पे, जहाँ पे स्टेरिलाइजेशन जो है उसका इतना ख्याल नहीं रखा जाता। तो असल रूट कॉज है हेपेटाइटिस के स्प्रेड की, बेसिकली यही है। कोई किसी ने कोई डेंटिस्ट का काम कराया हो, या हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं लोग आजकल, या फिर किसी छोटी जगह से ऑपरेशन कराते हैं, ऑब्वियसली कॉस्ट इतनी नहीं बियर कर सकते किसी बड़े सेटअप में आने के लिए, तो वो बेसिकली रूट कॉज है स्प्रेड का। इसके अलावा जो है वो एजुकेशन है, लोगों की एजुकेशन कि अगर घर में कोई हेपेटाइटिस का मरीज़ है तो उसकी चीज़ें इस्तेमाल ना करें, उसका नेल कटर, उसका टावल, उसकी ये चीज़ें जो हैं ये बिल्कुल सेपरेट कर दें। हर वो चीज़ जिससे ब्लड के इन कांटेक्ट आने का थोड़ा सा डर। इंडिविजुअल मेजर्स जो हैं वो आप स्क्रीनिंग कराते रहें। बिलफर्ज आपने कांटेक्ट मतलब आपने कर लिया है हेपेटाइटिस सी के पेशेंट से और आपने मतलब वायरस को अचीव कर लिया है, फिर इसकी अर्ली ट्रीटमेंट जो है ना इज़ द वे टू गो। आप हर साल या कम से कम 6 महीने बाद या 1 साल बाद जो है हेपेटाइटिस सी का एलाइजा करवाएं, किसी अच्छी लैब से करवाएं। स्क्रीनिंग का टेस्ट जो है उसकी जो है ना फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव वैल्यूज़ हैं वो इतना रिलायबल नहीं है, उसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा नहीं है। तो हेपेटाइटिस सी का एलाइजा कराते रहें, और अगर पॉजिटिव आ गया है तो फिर किसी कंसल्टेंट के मशवरे से आप अपना अल्ट्रासाउंड और PCR कराएं और जितना जल्दी हो सकता है अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कराएं। इसमें ऑब्वियसली थोड़ा सा फ़र्क रहेगा, प्रेग्नेंट फीमेल्स को हम डिले करते हैं ट्रीटमेंट, या कुछ और कंडीशंस हैं जिनमें ट्रीटमेंट डिले की जाती है, लेकिन वरना मोस्टली लोगों को फ़ौरन हम ट्रीटमेंट रिकमेंड करते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर अवैस आबिद, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दी और हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग इससे लर्न करेंगे और एज डॉक्टर्स आपकी अप्रोच बेहतर हुई होगी, एज पेशेंट्स आपने काफ़ी चीज़ें लर्न की होंगी। सर का मैसेज आपके सामने है। थैंक यू सो मच सर।